टीवी वाली रेसलिंग यानी WWE में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ये बात आम है, आप भी जानते हैं। लेकिन इतिहास में एक मौका आया था जब रेसलिंग के रिंग में असली धोखा भी दिया गया। बात साल 1997 की। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर था। रिंग में था सुपरस्टार ब्रेट द हिटमैन हार्ट। कनाडा का हीरो था। हिटमैन का ये WWF, तब WWE का WWF ही नाम था, उसमें लास्ट मैच था जिसके बाद वो कंपनी छोड़ने वाला था। अब ब्रेट की ख्वाहिश थी कि वो अपने देश में अपने लोगों के सामने अपना आखिरी मैच खेले। साथ ही उसे कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने वादा भी किया था कि आज रात वो अपने देश में नहीं हारेगा। मैच की स्क्रिप्ट भी यही थी, लेकिन फिर कैमरे के सामने कुछ और हो गया। मैच चल ही रहा था कि विंस मैकमैन ने रेफरी को घंटी बजाने का इशारा दिया और ब्रेट हार्ट को धोखे से हरवा दिया गया। ये नाटक नहीं था, हकीकत में दिया गया एक धोखा था। अब कहानी यहाँ खत्म भी नहीं होती। कैमरे बंद हुए तो बैक स्टेज असली लड़ाई शुरू हुई। ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन के मुंह पर एक घूंसा जड़ा, लेकिन विंस को इससे फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि टीवी पर अच्छा या बुरा होने से फर्क नहीं पड़ता। असल खेल है पब्लिक का इंटरेस्ट बनाकर रखना। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज हम जानेंगे कहानी प्रोफेशनल रेसलिंग को दुनिया भर में पहुंचाने वाले विंस मैकमैन की। मैकमैन ने प्रो रेसलिंग को कैसे मोनोपोली बनाया, डोनाल्ड ट्रंप का रेसलिंग से क्या कनेक्शन है, और क्या है रेसलिंग की दुनिया की असली हकीकत, और क्यों विंस मैकमैन WWE से इस्तीफा देने को मजबूर भी हो गए, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। साल 1982 का था। एक बेटा अपने बाप के सामने बैठा था और सौदा हो रहा था। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन यानी WWF का सौदा। बाप का नाम विंस मैकमैन, बेटे का नाम विंस मैकमैन, एक सीनियर एक जूनियर। बेटा जो जूनियर वाला विंस मैकमैन था वो कंपनी खरीदना चाहता था, लेकिन एक शर्त थी, पेमेंट किस्तों में होनी थी। एक भी किस्त चूक जाती तो सौदा कैंसिल और अब तक दिए गए सारे पैसे भी डूब जाते। अब ये एक जुआ था जो बेटा अपने बाप से खेल रहा था, लेकिन विंस जूनियर को चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी ही एक जुआ थी। उसका बाप विंस सीनियर रेसलिंग का एक बहुत बड़ा प्रमोटर था, लेकिन बेटे ने बाप से दूर गरीबी में जिंदगी काटी थी। सौतेला पिता उसे मारता पीटता था। अपने असली बाप को 12 साल की उम्र तक उसने देखा नहीं था। विंस सीनियर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी इस धंधे में आ जाए, लेकिन विंस जूनियर तो जिद पर अड़ा था। उसने अपने पिता की कंपनी में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। जब उसे ऐसे अलाउ नहीं किया, रिंग लगाने लगा, सामान ढोता, जो काम मिल जाता कर लेता। और फिर एक दिन उसे अचानक वो ब्रेक भी मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक रोज़ उसके पिता ने कंपनी के मेन रिंग अनाउंसर को पेमेंट पर हुई बहस के चलते निकाल दिया नौकरी से। अब बिल्कुल शो शुरू ही होने वाला था, उससे पहले की ये बात है, कोई अनाउंसर नहीं था। विंस सीनियर ने तब अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि आज तू अनाउंसर है। यहीं से विंस मैकमैन की रेसलिंग की दुनिया में असली एंट्री होती है। वो अपनी आवाज़ और अपने अंदाज से धीरे धीरे पहचान बनाने लगा, लेकिन विंस सिर्फ एक अनाउंसर बन के नहीं रहना चाहता था। उसकी नज़र थी अपने बाप की कुर्सी पर। विंस जूनियर को मौका मिल गया था और उसने अपने पिता की कंपनी खरीदने का फैसला कर भी लिया था। विंस मैकमैन के हाथ में जैसे ही कंपनी आई, जूनियर बेटे के हाथ में, उसने कंपनी को विस्तार देना शुरू किया। एग्रेसिव टेक ओवर टेक, ये विंस का तरीका था। दरअसल 1980 के दशक की शुरुआत में रेसलिंग अलग अलग इलाकों में बटी थी, जिन्हें कहा जाता था टेरिटरीज। तो टेरिटरी सिस्टम चलता था। हर इलाके का अपना प्रमोटर होता था, अपने स्टार्स होते थे, वहाँ के फैंस होते थे। कोई एक दूसरे के इलाके में दखल देता नहीं था। विंस ने आते ही दूसरे प्रमोटर्स के इलाकों में लेकिन दखल देना शुरू किया। वो एक एक कर दूसरे प्रमोटर्स के बड़े स्टार्स को तोड़ता और अपने साथ मिला लेता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना 6 फुट 7 इंच का एक लंबा चौड़ा रेसलर हल्क होगन। होगन उस समय AWA नाम की कंपनी का सबसे बड़ा स्टार था, लेकिन कंपनी उसे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना रही थी। विंस ने मौका देख लिया और होगन को तोड़ा। तभी नौकरी छोड़ता है आदमी। विंस ने होगन में सिर्फ एक रेसलर नहीं देखा, लेकिन उसने एक अमेरिकन सुपर हीरो देखा। उसने होगन को WWF का चेहरा बनाया। 23 जनवरी 1984 को हल्क होगन ने द आयरन शीक को हराकर WWF चैंपियनशिप जीती और हल्क मेनिया की शुरुआत होती है उस पूरे दौर की। विंस सिर्फ रेसलिंग पर ही नहीं रुका, लेकिन
विंस ने इस दौरान पॉप स्टार्स को भी अपने साथ जोड़ा और रेसलिंग अचानक म्यूजिक सेलिब्रिटीज और एंटरटेनमेंट का एक कॉकटेल बनी। मोहम्मद अली जैसे दिग्गज डब्ल्यू के शो में दिखने लगे। इस नई पॉपुलैरिटी के दम पर विंस ने एक और बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उसने रेसलमेनिया की शुरुआत की। रेसलिंग का सबसे बड़ा इवेंट कम से कम हमारे बचपन में तो था। पहले रेसलमेनिया के लिए उसने हॉलीवुड स्टार मिस्टर टी को हल्क होगन का पार्टनर बनाया, मोहम्मद अली को गेस्ट रेफरी बनाया। आप नाम गिनते रहिए। 31 मार्च 1985 को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पहला रेसलमेनिया हुआ और ये सिर्फ एक रेसलिंग शो नहीं था, एक तमाशा था। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे टीवी पर देखा, जो उस समय के लिए एक रिकॉर्ड था। रेसलमेनिया की सफलता ने विंस मैकमैन को रेसलिंग का बादशाह बनाया। 80s का दशक हल्कमेनिया का दौर था। हल्क होगन अमेरिका का हीरो था और इस दौर का सबसे बड़ा पल आया रेसलमेनिया 3 में, जब 93,000 से ज्यादा लोगों के सामने हल्क होगन ने 236 किलो के आंद्रे द जायंट को उठाकर पटक दिया। WWF की शोहरत अपने चरम पर जा रही थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा था। एक ऐसा सच जिसने WWF की नींव को हिलाकर रख दिया, और ये सच था स्टेरॉइड्स। 80 के दशक में WWF के सभी रेसलर्स का शरीर किसी ग्रीक गॉड जैसा दिखता था। नसें उभरी हुई होती थी, मसल जरूरत से ज्यादा बड़े लगते थे। शॉन असल और माइक मुनीहैम WWE पर लिखी अपनी किताब सेक्स, लाइज एंड हेडलॉक्स में लिखते हैं कि ये सिर्फ जिम जाने से नहीं होता, सिर्फ कसरत से, वर्जिश से ये मसल्स नहीं बने थे, ये स्टेरॉइड्स का कमाल था। उस दौर में विंस का एक ही मंत्र था, बिगर इज बेटर, यानी जितना बड़ा शरीर होगा, जितना गठा शरीर होगा, उतना बड़ा स्टार माना जाएगा। खुद विंस भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे थे। WWF का ये राज तब खुला जब यूएस गवर्नमेंट ने डॉक्टर जॉर्ज जहोरियन पर शिकंजा कसा। डॉक्टर जहोरियन WWF के रेसलर को चोरी छिपे स्टेरॉइड्स और पेन किलर सप्लाई करता था। जब FBI ने जांच अपने हाथ मिली तो एक के बाद एक बड़े रेसलर्स के नाम सामने आने लगे और सबसे बड़ा नाम उनमें हल्क होगन का ही था। इस स्कैंडल ने WWF की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। हल्क होगन का हीरो वाला किरदार अब भरोसे के लायक नहीं बचा था। कंपनी के बिजनेस में गिरावट आने लगी क्योंकि लोगों को लगने लगा कि नकली दिखा रहे हैं। बचने के लिए विंस ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने रेसलिंग की दुनिया से बाहर निकलकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा। उसने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन यानी WBF नाम की एक नई कंपनी शुरुआत की। विंस को लगा कि अब वो अपनी मार्केटिंग की जो उसकी ताकत है, उसका जो नाक है, इसके लिए WBF को भी WWF जितनी बड़ी कंपनी बनाएगा। लेकिन ये विंस की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हो गई। WBF बुरी तरह फ्लॉप रहा। उसका टीवी शो किसी ने देखा नहीं और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। 90s का दशक विंस मैकमैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्टेरॉइड्स के केस ने कंपनी की इमेज खराब कर दी थी और हल्क होगन जैसा बड़ा स्टार अब भीड़ खींच नहीं पा रहा था। विंस कमज़ोर पड़ रहा था और उसके दुश्मन इस मौके का ही इंतज़ार कर रहे थे। आप याद कीजिए, उसने बहुत सारी टेरिटरीज तोड़ी थी। सबसे बड़ा दुश्मन था टेड टर्नर। टर्नर एक बहुत बड़े मीडिया मुगल थे। WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के मालिक थे। WCW हमेशा से WWF से छोटी कंपनी रही थी, लेकिन टर्नर ने एक युवा और महत्वाकांक्षी प्रमोटर एरिक बिशॉफ को अपनी कंपनी की कमान सौंप दी और बिशॉफ ने विंस को उसी के खेल में हराने की ठानी। 4 सितंबर 1995 को बिशफ ने एक दांव खेला। उसने WWF के मेन शो मंडे नाइट रॉ के ही टाइम स्लॉट पर WCW का नया शो मंडे नाइट नाइट्रो लॉन्च कर दिया। अब दोनों कंपनीज के बीच में सीधी जंग थी, एक ही दिन एक ही स्लॉट। इसे मंडे नाइट वॉर्स का नाम दिया गया। शुरुआत में किसी ने WCW को गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन बिशफ के पास टर्नर के पैसों की बड़ी ताकत थी। उसने विंस के बड़े बड़े स्टार्स को तोड़ना शुरू किया। उसने स्कॉट हॉल और केविन नैश जैसे रेसलर्स को WWF से कहीं ज्यादा पैसे ऑफर किए और अपनी कंपनी में शामिल किया। बिशफ का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था हल्क होगन का हील टर्न। हील यानी विलन। 10 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका के बच्चों का सुपर हीरो रहा हल्क होगन अब विलन बना। उसने हॉल और नैश के साथ मिलकर एक टीम बनाई, NWO यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम दिया। ये रेसलिंग का सबसे कूल और खतरनाक ग्रुप था। देखते देखते WCW ने WWF को रेटिंग्स में पीछे करना शुरू किया, बाद में पछाड़ी दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ते WCW लगातार 83 हफ्तों तक रेटिंग्स की लड़ाई जीतता रहा।
WWF कंपनी दिवालिया होने की कगार पर चली गई। विंस जूनियर के सभी बड़े स्टार्स उसे छोड़कर जा चुके थे। इस वक्त तक जो बचे थे वो भी WCW से मिल रहे ऑफर को देख ही रहे थे। विंस मैकमैन की सल्तनत ढह रही थी और इसी डेस्परेशन से जन्म हुआ एक नए दौर का। WWF की हार का एक बड़ा कारण यह था कि WCW का अंदाज ज्यादा कूल और ज्यादा बगावती था, जबकि WWF के शो बच्चों और परिवारों के लिए होते थे। विंस को एहसास हुआ कि शरीफों का खेल खेलकर ये जंग जीत नहीं पाएंगे। असली सल्तनत बचानी है तो उसे WCW से ज्यादा विवादित और ज्यादा एटीट्यूड वाला शो बनाना होगा, और इसी जरूरत से जन्म हुआ एटीट्यूड एरा का। इस नए दौर का चेहरा हल्क होगन जैसा कोई सुपर हीरो नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपने बॉस को गालियां देता था, रिंग में बियर पी लेता था और जिसे किसी नियम कानून की परवाह थी ही नहीं। जो रूल्स बने हैं उनको तो तोड़ना ही है। इसका नाम था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। ऑस्टिन ने 1996 में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता और देखते ही देखते सुपरस्टार बना। ऑस्टिन के सुपरस्टार बनने के पीछे एक लाइन थी जो उसने कभी कही थी। दरअसल उस दौर में एक और रेसलर हुआ करता था, जेक रॉबर्ट्स, जिसे द स्नेक भी कहते थे। रॉबर्ट्स अपने प्रोमोज में, यानी मैच से पहले की जो जुबानी लड़ाई होती है जो अलग से ब्रॉडकास्ट की जाती थी उस वक्त, धार्मिक रेफरेंसेस का बड़ा इस्तेमाल करता था, बाइबल वगैरह को कोट करता था। अब जब ये काम किया जाता है, बाइबल वगैरह को जब कोट किया जाता है, तो अक्सर चैप्टर और वर्स का रेफरेंस दिया जाता है, जैसे जॉन 3:12, यानी जॉन की गॉस्पेल के चैप्टर नंबर 3 का वर्स 12। तो रॉबर्ट्स ऐसे ही बोलता था कि अमुक चैप्टर के अनुसार वगैरह वगैरह कहानी। जब स्टोन कोल्ड ने फाइनल मैच जीत लिया तो उसने भी एक स्पीच दी जिसमें एक लाइन थी, तुम अपनी बाइबल को कोट करते रहे लेकिन ऑस्टिन 3:16 का मतलब है मैंने अभी अभी तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दिया है। ये लाइन इतनी मशहूर हुई कि इसकी टी शर्ट्स धड़ाधड़ बिकने लगी। आपको अमेरिका का जो हाजमा है उसकी भी दाद देनी पड़ेगी कि वहाँ जो बड़ी आबादी है कैथलिक्स, उनके धर्म ग्रंथ को लेकर के इस तरह की कोई बात कही गई, लेकिन उन्होंने उसे हजम कर लिया, उस बात को समझा कि ये क्या है। खैर, टी शर्ट्स धड़ाधड़ बिकने लगी और फैंस को ऑस्टिन का ये बगावती अंदाज भी पसंद आ गया। लोग मानने लगे कि यार इसमें बात तो है। विंस जूनियर ने फैंस की इसी नब्ज को पकड़ा। शुरुआत में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसे मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब भी कहा जाता है। इस मैच में विंस ने जानबूझकर ब्रेट हार्ट को हराया था, लिहाजा पब्लिक उससे नफरत करने लगी। मैकमैन ने इस नफरत को कहानी का हिस्सा बना दिया और खुद के लिए एक किरदार गढ़ा, मिस्टर मैकमैन, एक निहायत क्रूर बॉस। इस विलन के लिए एक हीरो चाहिए। अब विलन आपके लिए तैयार है जो धोखा देता है अपने एम्प्लॉयज को। सो विंस ने मिस्टर मैकमैन के सामने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को खड़ा किया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बनी। एक तरफ घमंडी और करोड़पति बॉस और दूसरी तरफ एक जिद्दी सिस्टम से लड़ने वाला रेसलर। उनकी लड़ाई रिंग के अंदर कम और बाहर ज्यादा होने लगी। ऑस्टिन कभी बियर के ट्रक से एरिना में घुस आता तो कभी हॉस्पिटल में घुसकर विंस की पिटाई कर देता। अब ये सब था स्क्रिप्टेड, लेकिन फैंस को लगता था कि ऑस्टिन वही कर रहा है जो वो सब अपने बॉस के साथ में होते देखना चाहते हैं। विंस मैकमैन पर लिखी किताब रिंग मास्टर में अब्राहम रीसमैन बताते हैं कि विंस ने खुद कहा था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का किरदार असल में विंस मैकमैन ही है। मैं हमेशा से सिस्टम के खिलाफ रहा हूं। इस तरह एटीट्यूड एरा में रेसलिंग और हिंसक हुई। खून खराबा, गंदी भाषा और सेक्सुअल कंटेंट आम हो गया। डी जनरेशन एक्स जैसी टीमों ने सारी हदें पार की। विंस पर इल्ज़ाम लगे कि वो बच्चों को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि WCW को हराना, जिसने उसे हराया था, और एक काम होने भी लगा था। धीरे धीरे WWF की रेटिंग्स वापस ऊपर आई। एटीट्यूड एरा ने WWF को बचा लिया। स्टोन कोल्ड स्टीव और द रॉक जैसे स्टार्स घर घर में पहचान बनाने लगे, लेकिन इस कामयाबी की एक कीमत भी थी। विंस ने एंटरटेनमेंट की सारी हदों को तोड़ दिया था। रेसलिंग से ज़्यादा कहानियां अब शैतान, सेक्स और धोखे के इर्द गिर्द घूमने लगी, और इसी दौर में रेसलिंग की रिंग में एक बड़ा हादसा हो गया। 23 मई 1999 कैंसस शहर में ओवर द एज नाम का एक इवेंट चल रहा था। रेसलर ओवन हार्ट को एक सुपर हीरो द ब्लू ब्लेजर के किरदार में एरिना की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। अब ओवन को लगता था ऊंचाई से डर, और वो ये स्टंट करने में हिचकिचा रहा था।
लेकिन उसने इनकार नहीं किया या वो इनकार कर नहीं पाया। स्टंट के दौरान रस्सी का हुक खुल गया और ओवेन 80 फीट की ऊंचाई से सीधा रिंग के एज पर आकर गिर गया। अब टीवी वालों को तो नहीं पता, लेकिन एरिना में मौजूद भीड़ ने भयानक हादसा अपनी आंखों से देखा था। इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन विंस जूनियर ने कह दिया शो मस्ट गो ऑन। विंस का तर्क था कि अगर शो रद्द होता है तो शायद फैंस दंगा कर देते। जिस एम्बुलेंस को विंस के किरदार के लिए एक झूठी चोट के ड्रामा में इस्तेमाल किया गया था, उसी में ओवन हार्ट की लाश को ले जाया गया। इस घटना ने विंस की इमेज को एक ऐसे बेरहम इंसान की शक्ल दी जिसने सिर्फ अपने शो और रेटिंग्स की परवाह की, न कि किसी बेगुनाह की जान की। विंस मैकमैन शिखर पर थे। एटीट्यूड एरा की सफलता ने WWF को अमेरिका का सबसे हॉट एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना दिया था। दूसरी तरफ उनके सबसे बड़ा दुश्मन WCW की सल्तनत बिखर रही थी। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी बासी और बोरिंग होने लगी थी। कंपनी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स के बीच पार को लेकर लड़ाई चलने लगी थी। WCW की मालिक कंपनी AOL टाइम वार्नर रेसलिंग के धंधे में हो रहे करोड़ों के नुकसान से तंग आ चुकी थी और उन्होंने फैसला ले लिया कि अब बहुत हो गया, WCW को हम बेच रहे हैं। 26 मार्च 2001 ये तारीख रेसलिंग के इतिहास में बड़ी खास है। उस रात WWF का शो रॉ क्लीवलैंड में हो रहा था, ओहायो में, और WCW का आखिरी शो नाइट्रो पैनामा सिटी में हो रहा था। अचानक दोनों शो पर एक साथ विंस मैकमैन की शक्ल दिखाई दी। उन्होंने ऐलान किया कि WCW अब मेरे हाथ में है, मैंने अपने कंपटीशन को खरीद लिया है। मंडे नाइट वॉर्स अब खत्म हो चुकी थी और विंस मैकमैन जंग जीत चुके थे। इसके कुछ ही हफ्तों बाद रेसलिंग की तीसरी बड़ी कंपनी ECW भी दिवालिया हो गई और विंस ने उसके बचे खुचे हिस्से को भी खरीद लिया। अब अमेरिका के प्रोफेशनल रेसलिंग पर सिर्फ एक आदमी का राज था, विंस मैकमैन जूनियर। विंस ने एक मोनोपोली बनाई, लेकिन विंस यहाँ भी नहीं रुकना चाहते थे। अब उनकी नज़र रेसलिंग से आगे थी। वो अपनी कंपनी को सिर्फ एक रेसलिंग प्रमोशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट ब्रांड बनाना चाहते थे। और इसी सोच के साथ अक्टूबर 1999 में उन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया था। इसी तरह WWF एक पब्लिक कंपनी बन गई थी और इन्हीं सारे एक्विजिशंस और जो मीडिया बस था, उसके जरिए विंस मैकमैन जूनियर ने करोड़ों डॉलर जुटाए। 2002 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ एक कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदला। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन अब वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE बन गया। WCW के अंत के बाद अमेरिका में रेसलिंग का अब सिर्फ एक ही पता बच गया था, WWE। लेकिन 2000 के दशक में इस कंपनी के सामने एक बड़ा संकट आ गया। एटीट्यूड एरा के सबसे बड़े सितारे स्टोन कोल्ड और दी रॉक कंपनी से अब दूर जा रहे थे। ऑस्टिन चोटों से परेशान थे और द रॉक हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बनने की राह पर थे। उनकी जगह कौन लेता? विंस के पास कोई जवाब नहीं था। बिना किसी कंपटीशन के WWE का प्रोडक्ट अब बासा और बोरिंग होने लगा। शो की कहानियां अब रेसलर्स के बारे में कम और खुद मैकमैन के परिवार के बारे में ज़्यादा होने लगी। विंस, उनकी पत्नी लिंडा और बेटी स्टेफनी अब यही शो के मेन किरदार बन गए। स्टेफनी की शादी असल ज़िंदगी में रेसलर ट्रिपल एच से हुई भी और इसे भी कहानी का हिस्सा बनाकर बेच दिया गया। इस तमाशे के पीछे रेसलिंग की दुनिया का अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। जून 2007 में WWE के सबसे काबिल रेसलर्स में से एक क्रिस बेनवा ने अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। जांच में पता चला कि सालों तक रिंग में सिर पर लगी चोटों और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल ने उसके दिमाग को खोखला कर दिया था। बेनवा की मौत WWE से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक थी, लिहाजा विंस ने बेनवा के नाम से पूरी तरह किनारा कर लिया। WWE दशकों से अमेरिका में एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शोज में से एक रहा है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एंटरटेनमेंट की दुनिया से ही आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप का रेसलिंग और विंस मैकमैन दोनों से गहरा नाता रहा है। लेवी मार्गोलिन अपनी किताब ट्रंप मेनिया में लिखते हैं कि मैकमैन और ट्रंप दोनों को तमाशा और पैसा और पार, ये 3 चीज़ें बहुत पसंद थी। दोनों अपने अपने फील्ड के शोमैन थे। उनकी दोस्ती और पार्टनरशिप दशकों तक चली और इसने रेसलिंग और असल दुनिया दोनों पर गहरा असर डाला। इनकी कहानी यानी इन दोनों की, मैकमैन जूनियर और डोनाल्ड ट्रंप की कहानी शुरू होती है 80s के दशक के आखिर में। ट्रंप को अपने नए कसिनो ट्रंप प्लाजा के लिए भीड़ खींचनी थी। ट्रंप ने विंस को एक शानदार ऑफर दिया। तब वो WWF के सबसे बड़े शो रेसलमेनिया 4 को होस्ट करने के लिए एक मोटी फीस देने को तैयार थे।
ट्रंप को उम्मीद थी कि रेसलिंग देखने आए लोग उनके कसिनो और होटल में पैसा खर्च करेंगे। नतीजा 1988 में रेसलमेनिया ट्रंप प्लाजा में पहुंचा। अब जब ये सब हुआ, उस रात शो में कई बड़े सेलिब्रिटी मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें फ्रंट रो में बैठे शो के होस्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी इवाना ट्रंप पर थी। उनके बगल में एक और शख्स बैठा था जिसका नाम था रॉबर्ट लिबर्टी। लिबर्टी उस समय के सबसे बड़े माफिया डॉन जॉन गोटी का करीबी माना जाता था। बाद में उसे कैसीनो से बैन भी किया गया। सालों बाद जब ट्रंप से लिबर्टी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उसे जानते तक नहीं, जबकि सच ये था कि लिबर्टी ने अपने एक रेस के घोड़े का नाम डीजे ट्रंप रखा था। रेसलमेनिया की उस रात एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। रेसलर जेक द स्नेक रॉबर्ट्स अपने साथ एक बड़ा सा सांप लेकर आते थे। एंट्रेंस के दौरान उन्होंने देखा कि इवाना ट्रंप मैच देखने के बजाय शैंपेन पी रही थी। अब जेक को लगा ये इंसल्ट। उन्होंने बदला लेने के लिए जानबूझकर अपना सांप इवाना की तरफ कर दिया। अब सांप को देखकर इवाना इतनी डर गई कि उनके हाथ से वाइन कपड़ों पर बिखर गई। घबराकर पीछे भाग गई और अपनी सिक्योरिटी से पूछा कि तुम लोगों ने उस सांप को गोली क्यों नहीं मारी। ये रात ट्रंप और विंस दोनों के लिए लेकिन बेहद कामयाब रही। रेसलमेनिया 4 ने खूब पैसा कमाया, ट्रंप को अपनी भीड़ मिल गई और विंस को यह यकीन हो गया कि सेलिब्रिटी और विवाद का कॉकटेल हमेशा हिट रहता है। ये पार्टनरशिप इतनी सफल रही कि अगले ही साल रेसलमेनिया 5 भी ट्रंप प्लाजा में ही हुआ। इसी दौर में ट्रंप और WWE से जुड़ा एक और किस्सा है जो ट्रंप के पॉलिटिकल राइज का शुरुआती संकेत भी आपको देता है। 80s में एक रेसलर हुआ करते थे जिनका नाम था द बॉडी वेंचुरा। WWF के सबसे मशहूर विलेंस में से ये एक। बाद में एक कामयाब कमेंटेटर बन गए। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। 1998 में जेसी वेंचुरा ने मिनेसोटा के गवर्नर को चुनाव भी लड़ा और किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सब गलत साबित हुए। जेसी वेंचुरा ने चुनाव जीतकर सबको चौंकाया। वेंचुरा की जीत का राज भी वही था जो रेसलिंग का होता है, भीड़ को अपनी कहानी पर यकीन दिला। हो रही है नूरा कुश्ती, सब कुछ फिक्स है, लेकिन अगर वो कहानी अच्छी है तो भीड़ उस पर यकीन करने को तैयार है। उन्होंने खुद को एक आउटसाइडर के तौर पर पेश किया जो सिस्टम से लड़ने आया था। वेंचुरा की इसी जीत ने एक और आदमी का ध्यान खींचा, या कह लीजिए सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक रेसलर बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के यूएस के बड़े राज्य का गवर्नर बन गया, और वो इसका राज जानना चाहते थे। ट्रंप मेनिया किताब के मुताबिक ट्रंप ने वेंचुरा और उनकी टीम के साथ एक लंबी मीटिंग की। फिर उस मीटिंग में वेंचुरा ने अपने पूरी कैंपेन स्ट्रैटेजी को ट्रंप से बांटा। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया का इस्तेमाल करना है, कैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बनाना है और कैसे पैसों को मैनेज करना है। ये ट्रंप के खुद के राष्ट्रपति बनने के सपने से कई साल पहले की बात थी। रेसलिंग की दुनिया ने अमेरिकी सियासत को जीतने का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप उस क्लास में सबसे ध्यान से सुनने वाले स्टूडेंट थे, सबसे अटेंटिव। विंस मैकमैन भी इसी कामयाबी को देख रहे थे और उन्होंने मजाक में एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि वो वेंचुरा की जीत का पूरा क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि बुलशिट करने की कला जो है उन्होंने ही वेंचुरा को सिखाई थी, आर्ट ऑफ बुलशिटिंग। उधर ट्रंप और विंस की साझेदारी को WWE ने जमकर भुनाया। साल 2007 की बात है। रेसलमेनिया 23 में एक मैच कराया गया, बैटल ऑफ द बिलियनर्स। ट्रंप और विंस ने अपने अपने रेसलर रिंग में उतारे और शर्त ये लगाई कि जो भी हारेगा वो पूरी दुनिया के सामने अपने बाल मुंडवाएगा, यानी गंजा हो जाएगा। अब ये एंटरटेनमेंट की दुनिया का उस जमाने में सबसे बड़ा ड्रामा माना गया। उस रात ट्रंप के रेसलर बॉबी लैशले ने विंस के रेसलर उमागा को हरा दिया और फिर स्टोन कोल्ड की मदद से डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव टीवी पर विंस मैकमैन के सिर पर रेजर भी चलवाया। 2009 में यह ड्रामा एक कदम और आगे बढ़ गया। एक कहानी के तहत विंस ने अपना जो इवेंट था रॉ डोनाल्ड ट्रंप को बेच दिया। अब मालिक बनते ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अगले हफ्ते फैंस को शो मुफ्त में दिखा देंगे और टिकट के पैसे भी वापस करेंगे जिसने खरीदा है। इस ऐलान से असली स्टॉक मार्केट में WWE के शेयर्स गिर गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी वाकई बिक गई। विंस को मजबूरन अगले ही हफ्ते टीवी पर आकर ट्रंप से अपनी कंपनी वापस खरीदनी पड़ी। अब ये सिर्फ एक तमाशा नहीं था, ये नियो केफेब का सबसे बड़ा उदाहरण था। केफेब रेसलिंग का वो नियम है जिसके तहत सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। नियो केफेब इसका एक अगला कदम है, एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ इतने घुल मिल जाएं कि फर्क करना नामुमकिन हो जाए, जहां दर्शक ये जानता है कि ये ड्रामा है लेकिन वो फिर भी उस पर यकीन करना चाहता है। इस नियो केफेब का ही असर आप
जो कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसमें साफ साफ देख सकते हैं। ट्रंप की रैलियां किसी रेसलिंग शो से कम नहीं होती हैं। उनके अपने दुश्मनों को दिए गए निकनेम जैसे क्रूकेड हिलरी और उनका ड्रामा करने का अंदाज सब रेसलिंग के प्रोमो जैसे ही हैं। ट्रंप मेनिया में लेवी मार्गोलिन लिखते हैं, ट्रंप ने शायद विंस से यह सीखा था कि भीड़ को कैसे काबू में किया जाता है और कैसे एक तमाशा खड़ा किया जाता है। ट्रंप और विंस की दोस्ती का एक और बड़ा सबूत है विंस की पत्नी लिंडा मैकमैन का पॉलिटिकल करियर। लिंडा मैकमैन ने 2015 में ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन को करोड़ों डॉलर का चंदा दिया और जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने लिंडा को अपने कैबिनेट में मंत्री भी बनाया। ट्रंप के इस कार्यकाल में भी लिंडा स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के पद पर काबिज हैं। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन। वर्तमान कार्यकाल यानी ट्रंप 2.0। विंस मैकमैन की कहानी पर वापस लौटें तो 2020 का दशक आते आते वो 70 साल से ऊपर जा चुके थे। WWE अब एक ग्लोबल मीडिया एम्पायर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि मैकमैन परिवार की सल्तनत हमेशा कामयाब रहेगी, लेकिन फिर कुछ खुलासे हुए और विंस को WWE को अलविदा भी कहना पड़ा। कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू हुआ मी टू के दौर में। सालों से दबी हुई आवाज़ें अब बोलने लगी। 1992 में WWF की पहली महिला रेफरी रीटा चैटरटन ने विंस पर इल्ज़ाम लगाया था कि 1986 में विंस ने उनका रेप किया था। उस समय उनकी बात को दबा दिया गया, लेकिन अब माहौल बदल गया था और रीटा की कहानी सामने आ गई। फिर जून 2022 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी। खबर के मुताबिक विंस मैकमैन ने अपनी कंपनी की एक पूर्व महिला कर्मचारी को चुप रहने के लिए $3 मिलियन यानी लगभग 24 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके साथ विंस का अफेयर था। इस खबर के बाद आरोपों की तो झड़ी लगी। एक के बाद एक कई महिलाओं के मामले सामने आए और पता चला कि विंस ने पिछले कई सालों में लगभग 14.6 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अपनी जेब से देकर इन महिलाओं को चुप करवाया, हश मनी दिया है, ताकि उनके साथ हुए यौन शोषण और अफेयर्स की खबरें बाहर न आने पाएं। ये सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं था, ये कॉर्पोरेट स्कैंडल भी था। WWE एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी और उसके चेयरमैन और सीईओ द्वारा किए गए ये खर्चे कंपनी के रिकॉर्ड्स में कहीं थे नहीं। WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर एक जांच कमेटी बैठाई। विंस मैकमैन पर अपनी ही कंपनी के सीईओ और चेयरमैन का पद छोड़ने का दबाव बनाया गया। पहले उन्होंने अस्थायी तौर पर पद छोड़ा, लेकिन जब एक के बाद एक नए खुलासे होते ही रहे तो उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। 22 जुलाई 2022 विंस मैकमैन ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 77 साल की उम्र में अब मेरे लिए रिटायर होने का समय आया है। विंस मैकमैन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही जनवरी 2023 में उन्होंने फिर वापसी कर ली और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। उसी साल अप्रैल में उन्होंने WWE को UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप की मालिक कंपनी एवेंडर के साथ मिलाया। दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनी, फिर TKO ग्रुप होल्डिंग्स, और विंस इस नई कंपनी के भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। ऐसा लगा कि विंस ने फिर से बाजी जीत ली, लेकिन पुराने पाप उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी सरकार की SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उन पर पैसों के हेराफेरी के लिए $1.7 मिलियन का जुर्माना लगाया। जनवरी 2024 में कंपनी की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने उन पर सेक्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा भी दायर किया। इन आरोपों के बाद विंस मैकमैन को TKO से हमेशा के लिए इस्तीफा देना पड़ा और आज विंस मैकमैन एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। आज WWE की कमान विंस के दामाद ट्रिपल एच के हाथ में है। विंस की बेटी स्टेफनी मैकमैन को-CEO हुआ करती थी, लेकिन 2023 में उन्होंने भी इस पद से इस्तीफा दिया। दिलचस्प बात यह है कि विंस मैकमैन का एक बेटा भी है, शेन मैकमैन। 2000 के दशक में वो टीवी पर खूब नजर आते थे और ऊंची ऊंची जगहों से गिरने का करतब भी करते थे, लेकिन जल्द ही शेन को एहसास हुआ कि कंपनी में उनका भविष्य नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं। उन्हें कभी भी क्रिएटिव प्रोसेस का पूरा कंट्रोल नहीं मिला। विंस हमेशा आखिरी फैसला लेते रहे और कंपनी पर हमेशा स्टेफनी और उनके पति ट्रिपल एच का दबदबा रहा। शेन इस बात से खुश नहीं थे। वो सिर्फ एक ऑन स्क्रीन किरदार बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो कंपनी चलाना भी चाहते थे। और जब उन्हें लगा कि उन्हें वो मौका मिलेगा नहीं, तो उन्होंने 2009 में WWE को छोड़ दिया। कई सालों बाद 2016 में शेन ने वापसी की, लेकिन नया चैप्टर भी ज़्यादा दिन चला नहीं। आखिरी टकराव 2022 के रॉयल रंबल इवेंट के दौरान हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेन उस साल के रॉयल रंबल मैच के मेन प्रोड्यूसर थे। उन पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने पूरी कहानी को अपने इर्द गिर्द बुक किया, दूसरे रेसलर्स के किरदारों को नज़रअंदाज किया और अपने पिता विंस मैकमैन से भी बहस की। विंस इस बात से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने रॉयल रंबल के तुरंत बाद शेन को कंपनी से चुपचाप बाहर जाने को कह दिया।
इसी के साथ इस कहानी का अब अंत आता है। विंस मैकमैन की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने कामयाबी के लिए हर नियम तोड़ा, हर हद पार की, और इसकी सज़ा मैकमैन को मिलेगी या नहीं, अभी ये देखना बाकी है। लेकिन ये भी सच है कि मैकमैन मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बड़ा असर डालने वाले नामों में से एक तो हैं ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमल की लिखाई पर, हमारी पढ़ाई पर और इरशाद ने जिस तरह रिकॉर्ड किया है उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। देखते रहिए खबरगांव।